तो वेलकम टू फिजिक्स क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज प्रिंसिपल ऑफ लेजर, राइट। यानी कि लेजर कैसे बनता है। तो जिस मीडियम में लेजर बनता है, राइट, उसको एक्टिव मीडियम कहते हैं, राइट। ये एक्टिव मीडियम सॉलिड भी हो सकता है या लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। इस ये एक्टिव मीडियम एटम्स का बना हो सकता है, मॉलिक्यूल्स का बना हो सकता है, राइट। ये एक्टिव मीडियम एटम्स का बना हो सकता है या मॉलिक्यूल्स का बना हो सकता है या आयंस का बना हो सकता है, राइट। इस एक्टिव मीडियम का गुड मॉर्निंग इस एक्टिव मीडियम का गुण होता है कि ये नॉर्मल कंडीशन में बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होना चाहिए, राइट। ये पॉपुलेशन इन्वर्जन की टेंडेंसी को रखने वाला होना चाहिए, राइट। और इसके अंदर मेटा स्टेबल स्टेट प्रेजेंट होनी चाहिए, राइट। ये एक्टिव मीडियम दो पैरेलल प्लेन मिरर्स के बीच में रखा हुआ होता है। इसमें से एक मिरर जो है वो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग होता है। कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग का मतलब है कि इसका रिफ्लेक्टेंस 100% है, तो ये लाइट बीम को कभी भी अपने से ट्रांसमिट नहीं करेगा और उसको हमेशा 100% रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरा मिरर जो होता है वो पार्शियली ट्रांसपेरेंट मिरर होता है, यानी कि ये भी लाइट बीम को रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन जब लाइट बीम की इंटेंसिटी काफी ज्यादा हाई हो जाती है तो ये लाइट बीम को अपने से ट्रांसमिट कराएगा, राइट। ये पार्शियली ट्रांसपेरेंट मिरर है। दोनों मिरर्स के बीच की जो स्पेस होती है इसको ऑप्टिकल कैविटी कहते हैं, और इनके बीच का सेपरेशन हमेशा बनने वाले लेजर की वेवलेंथ का हाफ इंटीजर मल्टीपल होता है, राइट। तो हम पंपिंग सोर्स से एक्टिव मीडियम को एनर्जी सप्लाई करते हैं यहां से ऊपर से, ठीक है। तो पंपिंग सोर्स जैसा मैंने आपको बताया था, ये आपका लाइट भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, थर्मल एनर्जी भी हो सकता है, केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी भी हो सकता है, राइट। तो हम एक्टिव मीडियम को एनर्जी सप्लाई करते हैं ताकि एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस जो भी केस है वो एक्साइट किए जा सकते हो, राइट। तो ये एटम्स जो हैं बेसिकली जो ग्राउंड स्टेट में है, जो कि स्टेबल होती है, उसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करेंगे, राइट। थोड़े समय के बाद एटम्स का नंबर ग्राउंड स्टेट में कम होने लगेगा और एक्साइटेड स्टेट में ये एटम्स बढ़ने लगेंगे। यानी कि हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक सेकंड में कितने एटम एक्साइट हो रहे हैं, वो टाइम के साथ घटने लगेगा, और रेट ऑफ एमिशन, एक सेकंड में कितने एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, वो टाइम के साथ बढ़ने लगेगा, राइट। तो मैंने आपको बताया था पिछले टर्न पे कि हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो घटेगा और हमारा रेट ऑफ एमिशन जो है वो बढ़ेगा, राइट। थोड़े समय के बाद ये दोनों रेट्स थर्मल इक्विलिब्रियम की स्थिति में आ जाते हैं। ये एब्जॉर्प्शन का रेट और भी घटेगा और ये एमिशन का रेट जो है और बढ़ेगा, और ये दोनों रेट्स इक्वल हो जाएंगे। यानी कि एब्जॉर्प्शन का रेट जो है वो एमिशन के रेट के इक्वल हो जाएगा, और इस स्थिति में किसी भी स्टेट में जो एटम्स की पॉपुलेशन है वो फिक्स हो जाएगी, राइट। तो इस स्थिति में ये एक्टिव मीडियम पॉपुलेशन इन्वर्जन को दिखाएगा, यानी कि इसकी एक्साइटेड स्टेट में एटम्स की पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन ज्यादा होगी, जनसंख्या रिवर्स हो जाना, पॉपुलेशन का इन्वर्जन हो जाना, राइट। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम की स्थिति में पॉपुलेशन इन्वर्जन को अटेन कर लेगा। नाउ 10 की पावर -8 सेकंड के बाद
एक एटम स्पॉन्टेनियसली स्लो ट्रांजिशन से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करेगा। कैसा ट्रांजिशन होगा? स्लो। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ट्रांजिशन स्लो होता है, टाइम ज्यादा लेगा ट्रांजिशन का, ठीक। और इस प्रोसेस में वो एक फोटोन को एमिट करेगा जिसकी एनर्जी एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी। यह फोटोन रैंडम डायरेक्शन में जाएगा एज एन इनकोहेरेंट लाइट। इस फोटोन का रैंडम डायरेक्शन में जाना हमारे लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि रैंडम डायरेक्शन में जाकर ये किसी भी एटम के कांटेक्ट में आ सकता है, राइट। ये फोटोन सेकंड स्टेज में यहां आ जाएगा, राइट, एज एन स्टिमुलेटिंग फोटोन। ये फोटोन एक्साइटेड स्टेट में एटम्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करें। नाउ जब ये एटम इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे तो इनकी लाइफ टाइम 10 की पावर -8 सेकंड से बढ़कर 10 की पावर -6 सेकंड या इवन 10 की पावर -3 सेकंड तक हो जाती है। और ये एक्साइटेड स्टेट उस समय एक नया नाम लेती है जिसको कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट, राइट, जिसे मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूँ MS से, MS, मेटास्टेबल स्टेट। नाउ ये एटम स्टिमुलेशन के कारण फास्ट ट्रांजिशन करेंगे मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ, और इस प्रोसेस में एक एटम 2 फोटोन को एमिट करेगा। एक तो यही वाला फोटोन जो इसने यहाँ एब्जॉर्ब किया वो एमिट होगा, और एक इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस एमिट होगा। तो ये दोनों फोटोन की एनर्जी सेम होगी, फेज सेम होगा, पोलराइजेशन सेम होगा, और ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, जो कि वही होगी जो स्टिमुलेटिंग फोटोन की डायरेक्शन है एज ए कोहेरेंट बीम, राइट। इसको हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। नाउ अब हम एक बात को यहां देख रहे हैं कि हमारी जो आउटपुट एनर्जी है वो हमारी इनपुट एनर्जी के साथ सेम फेज में ऐड होती जा रही है, राइट। यानी कि जो हमारी आउटपुट एनर्जी है वो हमारी इनपुट एनर्जी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती जा रही है। इसको पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं, राइट। 2 तरह का फीडबैक होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो तो इस बात को ध्यान से समझो। एक होता है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक तब होता है जब आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी से अपोजिट फेज में मीट करके उसको डिस्ट्रॉय करती है, और थोड़े समय में ही आपका जो सिग्नल है वो डेड हो जाता है, उसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक होता है जब आपकी आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी के साथ सेम फेज में मिलकर उसके साथ ऐड होकर उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो इस केस में पॉजिटिव फीडबैक दिया जा रहा है, आपकी आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी के साथ सेम फेज में ऐड होकर उसको फर्दर और फर्दर स्ट्रॉन्ग बना रही है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एक्टिव मीडियम का एक गुण और है कि ये एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड कंडीशन में बहुत अच्छा एम्पलीफायर होना चाहिए, राइट। मैंने बताया था नॉर्मल कंडीशन में तो ये बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होना चाहिए, और एक्साइटेड स्टेट में ये बहुत अच्छा एम्पलीफायर होना चाहिए जो कि आपके इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता हो, यानी कि जिसमें हमारी आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी के साथ सेम फेज में ऐड करके उसको फर्दर एंड फर्दर स्ट्रॉन्ग बना रही हो, वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहा हो। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक वाला अच्छा एम्पलीफायर होना चाहिए, राइट। नाउ कैसे बना रही है? जो फोटॉन्स स्टिमुलेटेड एमिशन, इसको बंद कर लीजिए। जो फोटॉन्स स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन से एमिट हो रहे हैं वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। 1 से बनेगा 2, यहां देखो मैंने दिखा दिए 4, वापसी में दिखाऊंगा 8, फिर दिखाऊंगा 16, फिर दिखाऊंगा 32, फिर 64, फिर 128, 256, 512, 1024, 2048, 5096, ठीक है, 4096, इस तरह ये बढ़ते चले जाएंगे। मल्टीप्लाई आप 2 से गुणा करते रहिए, बड़ा कैलकुलेटर ले लीजिए और आपको बिलियंस ऑफ फोटॉन्स ये मिलेंगे। नाउ ये जो मल्टीप्लाइड फोटोन है ये मिरर से रिफ्लेक्ट होकर बैक एंड फोर्थ, राइट, मूव करेंगे, यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर, इधर से रिफ्लेक्ट होकर इधर। तो ये जो फोटॉन्स धीरे धीरे मल्टीप्लाई हो रहे हैं
और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं। इससे कुछ समय के बाद ये सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा, यानी कि एक छोटा सा इनपुट सिग्नल जो हमने यहां से दिया था एज ए पंपिंग, वो अब एक बहुत बहुत बड़े लार्ज आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट हो गया है, राइट। जब इस बीम की इंटेंसिटी काफी ज्यादा हाई हो जाती है तो ये वाला जो मिरर होता है इसको चीरता हुआ लेजर बाहर आता है, ठीक है, क्योंकि ये मिरर एक निश्चित लेवल तक ही रोक रहा है। ये वाला मिरर तो कभी अलाउ नहीं करेगा, लेकिन ये वाला मिरर एक निश्चित लेवल तक रोक रहा है। जब इस रेडिएशन की इंटेंसिटी काफी ज्यादा हाई हो जाती है तो लेजर इस मिरर को चीरता हुआ बाहर आता है एज ए लेजर बीम। इस लेजर बीम में स्टिमुलेटेड एमिशन के साथ साथ स्पॉन्टेनियस एमिशन भी मिक्स होता है, जैसा मैंने आपको बताया था, लेकिन ज्यादातर परसेंटेज इसका स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, यानी कि कोहेरेंट बीम होती है, और थोड़ा सा परसेंटेज इसमें इनकोहेरेंट लाइट भी मिक्स होती है। यही कारण है कि लेजर भी परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक नहीं होता, वो भी एक परफेक्टली कोहेरेंट सोर्स नहीं होता। कुछ ना कुछ डेल्टा लैम्डा, जिसे मैंने आपको कल समझाया था, इसके अंदर भी होता है, जिसको स्पेक्ट्रल विड्थ कहते हैं। और परफेक्ट मोनोक्रोमेटिक नाम की चीज कुछ नहीं होती, लेकिन ये डेल्टा लैम्डा बहुत कम होता है। तो इसका डिग्री ऑफ कोहेरेंस बहुत हाई होता है, डिग्री ऑफ मोनोक्रोमेटिसिटी बहुत हाई होता है, और अगर हमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त करने हो तो फिजिक्स में इससे अच्छी बीम नहीं हो सकती। ये है, क्लियर हो गई बात। नो, जो लोग लेट ज्वाइनिंग है उनके लिए मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से फिर से समझ लीजिए। जिस मीडियम में लेजर बनता है उसको एक्टिव मीडियम कहते हैं, राइट। ये एक्टिव मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या गैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। इस एक्टिव मीडियम, ये एक्टिव मीडियम एटम्स का भी बना हो सकता है, मॉलिक्यूल्स का भी बना हो सकता है, या आयंस का भी बना हो सकता है, राइट। इस एक्टिव मीडियम का गुण है कि ये नॉर्मल कंडीशन में बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होना चाहिए, ये पॉपुलेशन इन्वर्जन की टेंडेंसी रखने वाला होना चाहिए, इसके अंदर मेटा स्टेबल स्टेट प्रेजेंट होनी चाहिए। तो लेजर ये नहीं कि आप किसी से भी बना लोगे, जिस मटेरियल के अंदर ये तीन गुण होते हैं, राइट, वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन की टेंडेंसी रखता है, और मेटा स्टेबल स्टेट प्रेजेंट होती है, वो ही केवल लेजर बना सकता है। ये एक्टिव मीडियम दो मिरर्स के बीच में रखा हुआ होता है, इसमें से एक मिरर जो है कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग होता है, यानी कि इसका रिफ्लेक्टेंस 100% है, ये बीम को कभी भी अपने से ट्रांसमिट नहीं करेगा और हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरा जो मिरर होता है ये पार्शियली ट्रांसपेरेंट मिरर होता है, ये भी बीम को रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन जब इसके ऊपर गिरने वाली बीम की इंटेंसिटी काफी ज्यादा हाई हो जाती है तो ये उसको अलाउ करता है, अपने से ट्रांसमिट करता है। दोनों मिरर्स को के बीच में ये जो स्पेस है इसको ऑप्टिकल कैविटी कहते हैं, ऑप्टिकल कैविटी कहते हैं। और इन दोनों मिरर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा बनने वाली लेजर बीम की वेवलेंथ का हाफ इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि ये एम्पलीफायर की कंडीशन है, राइट। तो हम पंपिंग सोर्स की सहायता से एक्टिव मीडियम को एनर्जी सप्लाई करते हैं ताकि एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस एक्साइट किए जा सकते हैं, राइट। नाउ जब एटम ग्राउंड स्टेट में पंपिंग सोर्स के द्वारा सप्लाइड एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारे एटम्स की पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट में कम होनी शुरू हो जाती है और एक्साइटेड स्टेट में बढ़नी शुरू हो जाती है, यानी कि हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन घटता है और हमारा रेट ऑफ एमिशन बढ़ता है, और एक समय पर आकर ये दोनों रेट्स इक्वल हो जाते हैं, हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ एमिशन के इक्वल हो जाता है और हम थर्मल इक्विलिब्रियम की स्थिति को अटेन कर लेते हैं। इस स्थिति में एटम्स की पॉपुलेशन एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में कांस्टेंट हो जाती है, और मीडियम जो है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्थिति को अटेन करता है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में एटम्स की पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट की एटम्स की पॉपुलेशन से ज्यादा होती है थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेज में। क्लियर। 9 × 10⁻⁸ सेकेंड के बाद एक एटम स्लो ट्रांजिशन करता है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, और इस ड्यूरेशन में वो एक फोटॉन को एमिट करता है, जिस फोटॉन की एनर्जी एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होती है। यह फोटॉन रैंडम डायरेक्शन में जाता है एज एन इनकोहेरेंट लाइट।
इसका रैंडम डायरेक्शन में जाना हमारे लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये रैंडम डायरेक्शन में जाकर किसी भी एटम के कांटेक्ट में मीडियम में आ सकता है। नाउ ये फोटोन नेक्स्ट स्टेज में स्टिमुलेशन में पार्टिसिपेट करता है एज एन स्टिमुलेटिंग फोटोन। ये एटम को स्टिमुलेट करता है कि वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करें। नाउ जब एटम इस फोटोन को एब्जॉर्ब करता है एक्साइटेड स्टेट में, तो उसका लाइफ टाइम 10 की पावर -8 सेकंड से बढ़कर 10 की पावर -6 सेकंड या 10 की पावर -3 सेकंड तक हो जाता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में वक्त लगता है। और ये वाली एक्साइटेड स्टेट उस समय एक नया नाम लेती है मेटास्टेबल स्टेट। राइट नाउ ये फोटोन, ये एटम फास्ट ट्रांजिशन से मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करता है, और इस प्रोसेस में वो दो फोटॉन्स को एमिट करता है, एक जो उसने यहाँ एब्जॉर्ब किया और एक इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस। इन दोनों फोटॉन्स की एनर्जी सेम होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, फेज सेम होता है, पोलराइजेशन सेम होता है, और ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं जो कि स्टिमुलेटिंग फोटॉन की डायरेक्शन होती है। ये ट्रेवल करते हैं एज एन कोहेरेंट बीम, और इसको कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। दोनों क्लियर हो गए, स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड। ठीक है, अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं कि जो हमारी आउटपुट एनर्जी है वो हमारी इनपुट एनर्जी के साथ सेम फेज में ऐड होकर उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है, यानी कि ये पॉजिटिव फीडबैक दिया जा रहा है इनपुट सिग्नल को। राइट, वी आर मेकिंग द इनपुट सिग्नल मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर। तो इस एक्टिव मीडियम का एक गुण होता है कि एक्साइटेड कंडीशन में ये एक बहुत अच्छा एम्पलीफायर होना चाहिए, जो कि इनपुट सिग्नल को पॉजिटिव फीडबैक देकर उसको फर्दर एंड फर्दर स्ट्रॉन्ग बना रहा है। क्लियर है बात? नाउ जो हमारे फोटोन स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन से निकले हैं, वो धीरे धीरे टाइम के साथ मल्टीप्लाई होते जाएंगे। सो एक से बनेंगे दो, दो से 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे थोड़ी देर के बाद आपने देखा कि एक मामूली सा इनपुट सिग्नल मैंने दिया था और चेन रिएक्शन की तरह से बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फोटॉन्स बन गए। नाउ ये फोटॉन जो है पैरेलल प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक एंड फोर्थ करेंगे, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे। तो फोटॉन्स का टाइम के साथ मल्टीप्लाई होना और पैरेलल प्लेन मिरर्स के साथ रिफ्लेक्ट होकर बाउंस करने से ये बीम कुछ समय के बाद एम्पलीफाई हो जाएगी। लिहाजा ये वाला मिरर जब इससे लगने वाली बीम की इंटेंसिटी बहुत हाई होगी, तो ये मिरर उसको ट्रांसमिट करेगा और लेजर इस मिरर को चीरता हुआ बाहर आएगा एज ए लेजर बीम। इस लेजर बीम में स्टिमुलेटेड एमिशन डोमिनेंट होगा, कुछ कुछ स्पॉन्टेनियस एमिशन भी होगा एज इनकोहेरेंट लाइट। तो लेजर बेसिकली कोहेरेंट में ज्यादा होगा, इनकोहेरेंट थोड़ा कम होता है, लेकिन इनकोहेरेंट होने की वजह से ये भी परफेक्टली मोनोक्रोमैटिक या परफेक्ट कोहेरेंट सोर्स नहीं होती है, और इसके अंदर भी स्पेक्ट्रल विड्थ मौजूद होती है। लेकिन अगर हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन बनाना चाहते हैं तो लेजर हमारी बेस्ट बीम होती है। तो इस तरह से लेजर बनता है। आई होप यू ऑल हैव नाउ अंडरस्टूड दिस प्रोसेस। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रोसेस को समझ लिया है। सो लेट मी नाउ मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड।